अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 399वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों क्रिकेट टीमों के दरमियान में हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी जो आखिरी टेस्ट खेला गया यानी दूसरा टेस्ट, उसके पहली इनिंग में एक बॉलर नेथन लायन, उसने इंडिया के 8 विकेट लिए। ये ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है, ऑफ स्पिनर। हम लोगों को मालूम होना चाहिए ये बॉलर जिसने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंडिया के सबसे ज़्यादा आज तक विकेट लिए, सिर्फ 8 विकेट नहीं, उसके अलावा भी उसने तकरीबन 58 विकेट लिए। और अभी तक किसी भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने इंडिया के अगेंस्ट में 58 विकेट नहीं लिए। नेथन लायन ने 2 रिकॉर्ड बनाया। एक तो पहली इनिंग में उसने इंडिया के 8 विकेट लिए और दूसरा इंडिया के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर भी बन गया। हम लोगों को मैच नज़र आ रहा है, उसकी बॉलिंग नज़र आ रही है, लेकिन हम तमाम लोगों को उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी भी पता होना चाहिए कि ये नेथन लायन कौन है और ये बॉलर कैसे बना। हम तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए कि नेथन लायन कोई प्रोफेशनल बॉलर नहीं है, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में घास काटने का काम किया करता था। जैसे हम लोग अगर मैचेस देखते होंगे, क्रिकेट मैचेस, तो हम लोग देखते होंगे कि स्टेडियम में अगर बारिश आ गई तो बहुत सारे लोग जो है वो प्लास्टिक लेकर आते हैं पिच के ऊपर बिछाने के लिए। जैसी बारिश शुरू हो गई वैसे ही बहुत सारे काम करने वाले वो गाड़ियां लेकर घूमते हैं स्टेडियम के अंदर घास काटने के लिए, स्टेडियम की साफ सफाई करने के लिए। मतलब सैकड़ों का अमला होता है जो स्टेडियम को साफ सुथरा रखता है। ये जो नेथन लायन था, ये भी उसी तरह का एक मजदूर था, वहां पे काम करने वाला। लेकिन ऑस्ट्रेलियन कोच वो अपने खिलाड़ियों को तरबियत दे रहे थे, उनको प्रैक्टिस करा रहे थे स्टेडियम के अंदर, और नेथन लायन वहां पर घास काटने का काम कर रहा था। तो जिस टाइम पे टीम लंच के लिए गई तो ये जो घास काटने वाले थे, इन लोगों ने वो बैट और बॉल हाथ में लिया और इन लोगों ने कहा कि चलो, जब तक हमारे दूसरे खिलाड़ी जो है वो खाना खा के आएंगे तब तक हम लोग थोड़ा सा मैच खेलते हैं। तो नेथन लायन ने बॉल को स्पिन करके अपने जो काम करने वाले मजदूर साथी थे उनके साथ में बॉलिंग डालने लगा, बैटिंग करने लगे। ये चीज ऑस्ट्रेलिया के जो कोच है डेरेन लेहमन, उन्होंने गैलरी के अंदर खड़े खड़े देखा कि ये नौजवान के उंगलियों में कोई कमाल मुझे नजर आ रहा है। वो फौरन नीचे आए। आने के बाद में उन्होंने पूछा, बेटा आपका नाम क्या है, और तमाम चीजें मालूम करने के बाद में उनको बाज़ाब्ता बॉलिंग की कोचिंग दी। और कोचिंग देने के बाद एक ऐसा आदमी जो क्रिकेट के मैदान में घास काटने का काम किया करता था, मजदूरी का काम करता था, उसको डायरेक्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल टीम में ले लिया। और आज तकरीबन 4 से 5 साल हो रहे हैं जो नेथन लायन जो है कंटिन्यू टीम का हिस्सा है, जो वनडे भी खेलते हैं, टेस्ट भी खेलते हैं, T20 भी, यहाँ तक कि इंडिया में IPL के जो मैचेस होते हैं उसमें भी नेथन लायन खेलते हैं। एक घास काटने वाले मजदूर को एक कोच ने, एक उस्ताद ने, उस्ताद की जो बारीक नजर थी, उस्ताद की जो दूरअंदेशी थी, उसने वर्ल्ड का 1 नंबर का ऑफ स्पिनर बना दिया। आज उसी घास काटने वाले बॉलर ने इंडिया के 8 विकेट ले लिए एक इनिंग के अंदर, पूरी टीम को सुला दिया उसने। तो उसको बॉलर किसने बनाया और उसके अंदर की सलाहियतों को किसने पहचाना, ये काम था एक उस्ताद का, ये काम था एक कोच का। ये वाकया मैंने आपको क्यों सुनाया, क्योंकि हम लोग बहुत कंजस्टेड माइंड है, हम लोगों को बहलुल मजनून के वाकया सुनने की आदत है,
हमको घड़े हुए वाक़िया सुनने की आदत है किताबों में से। इसलिए अगर मैं किसी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की या इंग्लैंड के किसी एक्टर की या हॉलीवुड के किसी सिंगर की मिसाल दूं तो हमारे कंजस्टेड माइंडों में वो बैठती नहीं है। हमको लगता है मौलाना यहूदो नसारा की मिसाल क्यों दे रहे। अरे अच्छाई अगर उनके अंदर भी है तो आपको उनसे सीख हासिल करना चाहिए कि देखो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोग हर साल वो जब भी कभी ओलंपिक के मैचेस होते हैं वहां पे जाते हैं, लेकिन ना हमको गोल्ड मेडल मिलता है ना हमको सिल्वर मेडल मिलता है। क्यों? वो ये वाकये से सीखने की जरूरत है। हमारे मदरसों में हजारों सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं जिनमें सलाहियतें कूट कूट के भरी हुई होती है, मगर वो बच्चों को जलसों के अंदर तकरीर करने का मौका नहीं मिलता, वो बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। हमारे मदरसों में ऐसे असातिज़ा होते हैं जो बुखारी शरीफ पढ़ा सकते हैं, जो दौरे की किताबें पढ़ा सकते हैं, जो फिक्र की, जो तफसीर की किताबें पढ़ा सकते हैं, मगर उनको नूरानी कायदा पढ़ाने के लिए बिठाया जाता है, उनको आमदन सी लफ्जी पढ़ाने के लिए बिठाया जाता है, उनको फारसी अव्वल की किताबें दी जाती है। मैं आपको इस वाक़ये से वो सब चीज़ें बताना चाहता हूँ कि असल में ये यूरोपियन लोगों के तरक्की करने का और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब वो किसी के अंदर सलाहियत देखते हैं तो वो ये नहीं देखते इसका मजहब कौन सा है, इसका धर्म कौन सा है, इसकी ज़ात कौन सी है, इसकी नस्ल कौन सी है, इसका इलाका कौन सा है। वो ये देखते हैं इस इंसान में सलाहियत क्या है, ये हमारे क्या काम आ सकता है। इसीलिए इंग्लैंड के टीम ने जब देखा कि मोइन अली जिसकी छाती तक दाढ़ी है ये हमारे टीम का एक बेहतरीन और मजबूत हिस्सा बन सकता है ऑलराउंडर के तौर पर, तो उन्होंने ये नहीं देखा ये मुसलमान है, ये दाढ़ी वाला है, ये फ़लस्तीन का सपोर्टर है, फ़लस्तीन को सपोर्ट करने वाला है। उन्होंने देखा भाई अपने काम का आदमी मिल रहा है ना। उन्होंने ज़ात छोड़ के, बिरादरी छोड़ के, दाढ़ी छोड़कर, सुन्नत लिबास छोड़कर मोइन अली को मौका दिया और तकरीबन आज 4 साल हो चुके हैं मोइन अली इंग्लैंड के टीम का रीढ़ के हड्डी के जैसा एक हिस्सा बना हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे क्रिकेट में भी, T20 क्रिकेट में भी। और उसकी खासियत भी है कि जो सलाहियतों को देखकर इंग्लैंड टीम ने उसको मौका दिया, जरूरत पड़ी तो वो बॉलिंग का पूरा शोबा संभालता और बॉलिंग में फेल गया तो फिर बैटिंग में कमाल दिखाता, यानी ऑलराउंडर है। इसी तरीके से और बहुत सारे क्रिकेटर्स है जैसे हाशिम अमला है, उसके अलावा अभी वेस्ट इंडीज में एक जैसन मोहम्मद बोल के नया क्रिकेटर आया है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम में उस्मान ख्वाजा है। आपको मालूम होना चाहिए कि उस्मान ख्वाजा के टी शर्ट के ऊपर वो जो ख्वाजा की स्पेलिंग होती है वो बराबर नहीं लिखी हुई थी। उसने मैच नहीं खेला, मैदान में उतरा नहीं वो, उसने कहा नहीं मेरा नाम सही लिखो, जो ख्वाजा है ख्वाजा ही लिखो, ख्वाजा मत लिखो। जब टीम के टी शर्ट पे का नाम सही लिखा गया उसके बाद वो पुणे वॉरियर्स की तरफ से खेलता है IPL में, वो टी शर्ट का नाम चेंज होने के बाद में वो मैदान में उतरा और उनके कराना पड़ा उनको। वजह ये थी कि उनको मालूम था ये आदमी में ऐसी सलाहियतें हैं। हमारे यहाँ पे हम लोग क्यों, हमारे यहाँ की सलाहियतें दब जाती, हम इंसान की सलाहियतें नहीं उसका ज़ात देखते, उसका धर्म देखते, उसकी बिरादरी देखते। हमारे यहाँ पे सुशील कुमार को ओलंपिक में खेलने के लिए नहीं भेजा गया, उसकी बजाय डोपिंग के अंदर पॉजिटिव आने के बावजूद एक दूसरे को भेजा गया और वहां पे भी वो फेल हो गया और उसके ऊपर 5 साल की पाबंदी लग गई। सुशील कुमार को क्यों नहीं भेजा गया? इसलिए कि सुशील कुमार ने इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस का प्रचार किया था और इत्तेफाक ऐसा है कि हरियाणा में हुकूमत बन गई बीजेपी की और सेंट्रल में भी हुकूमत बन गई बीजेपी की। अरे बोले ये कांग्रेस का आदमी है, इसको मत भेजो ओलंपिक में। हमारे यहाँ खिलाड़ियों का चयन करने से पहले उनकी जात देखी जाती, बिरादरी देखी जाती, उनका इलाका देखा जाता। इसी वजह से यूसुफ पठान और इरफान पठान के जैसे ऐसे ऑलराउंडर
कि उनको दुनिया की दूसरी इंटरनेशनल टीमें अपने टीमों में खेलने के लिए बुला रही है, मगर हमारे हिंदुस्तान के बीसीसीआई ने दोनों को बुढ़ा कर दिया। बुढ़े हो गए बेचारे दोनों भी, लेकिन उनको इंटरनेशनल में मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि वो लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर एक नंबर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कहाँ तो इरफान पठान 25 बॉलों में 65 रन बना रहा है, कहाँ तो एक एक इनिंग में 6-6 विकेट ले रहा है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल में क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है? इसलिए कि पता नहीं, अब उसके आगे की बातें मैं नहीं बता सकता। कौन सा ऐसा दिल के अंदर गोमड़ा आया हुआ है, फोड़ा आया हुआ है, जिसकी वजह से इनकी सलाहियतें बर्बाद हो गई मगर उनको मौका नहीं दिया गया। परवेज रसूल कश्मीर के एक खिलाड़ी को विराट कोहली ने जिम्बाब्वे के दौरे पे लेकर गया। अब वो जिम्बाब्वे जैसी थर्ड क्लास टीम, चलो ठीक है, शुरू के 3 मैचेस में तुमने नहीं लिए, बाद के 2 मैचेस में तो ले सकते थे, उसके बावजूद उसको नहीं लिया गया। मेरे समझ में नहीं आता क्यों नहीं लिया गया। फिर वह काय के लिए उसको जिम्बाब्वे लेकर गए थे। तो हमारे यहाँ पे ऐसा जातिवाद का जहर, ये दलित है, ये अपने बिरादरी का नहीं है, ये यादव है, ये उत्तर क्या बोलेंगे उसको, ये नॉर्थ इंडियन है, ये इधर का है, ये महाराष्ट्रियन है, वो गुजराती है, ये साउथ इंडियन है। हमारे यहाँ ये जात बिरादरी, ये गंदगी और जहर की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ पे 125 करोड़ लोगों के इस मुल्क में ओलंपिक के अंदर एक गोल्ड मेडल नहीं ला सकते, और हमारे से कम एक 25 गुना छोटा जो यूके है, जहाँ की आबादी खाली 5 करोड़ है, वहाँ पे 50-50 गोल्ड मेडल, 75-75 सिल्वर के मेडल, 150-150 ब्रॉन्ज के मेडल वो लोग लेकर आ रहे हैं। और ये 125 करोड़ के आबादी वाले मुल्क को एक मेडल भी नहीं। क्यों? इस वजह से कि हमारे यहाँ जातिवाद की वजह से जिनमें सलाहियतें हैं, मैं टीवी पे कभी कभी देखता हूँ कि ऐसे सलाहियतमंद एथलीट जिनको ओलंपिक में खेलना चाहिए था, उनको जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी जब मौके नहीं मिले, तो ऐसे खिलाड़ियों ने अपने गांव में वड़े पाव के गाड़े, भजिए के गाड़े और चाय के गाड़े लगाना और मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिए। बहुत से ऐसे क्रिकेटर जो इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेल सकते थे और खेले उन्होंने इंडिया की तरफ से, लेकिन उनको जब बाद में मौके नहीं मिले, वो अपने गांव में खेती में काम कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है। और ये खाली खेल की मिसालें नहीं है, हमारे पर्सनल लाइफ में भी आप देखेंगे, हम मुसलमानों में भी ये जातिवाद का जहर ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है। हमारे मदरसों के अंदर भी मैं देखता हूं, अगर किसी उस्ताद में सलाहियतें हैं, उसको हम बुखारी शरीफ पढ़ाने के लिए, ऊपर की किताबें पढ़ाने के लिए बिठा सकते, लेकिन सिर्फ जातिवाद की वजह से, इलाकाइयत की वजह से, और पता नहीं और क्या होता है। मोहतमिम साहब का बेटा वो नूरानी कायदा नहीं पढ़ा सकता ढंग से, फारसी अव्वल की किताबें नहीं पढ़ा सकता, जबरदस्ती उसको अरबी चार उमर पंजुम की किताबें दी जा रही है। बच्चों को एक लफ्ज समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोम मार रहा है बोल के, लेकिन फिर भी मोहतमिम साहब का बेटा है इसलिए उसको बड़ी बड़ी किताबें दी जाए। और बाकी जो बेचारे सलाहियतमंद असातिज़ा जिन्होंने दौरे के अंदर 90% उन्होंने मार्क्स लिए थे, नंबर लिए थे, उनको नूरानी कायदा दिया जा रहा है, फारसी अव्वल फारसी दुवम की किताबें। ये जातिवाद खाली हमारे यहाँ गैरों में नहीं, हम मुसलमानों में भी, हमारे मदरसों में भी, हमारे मस्जिदों में भी, यहाँ तक कि आजकल तो अल्लाह माफ करे इलाकाइयत इमामतें तय करते टाइम पे भी देखी जाती है, ये कौन से इलाके का है, ये कहाँ का रहने वाला है। और अगर वो इंसान अपने जहन का, अपने इलाके का और अपने ख्यालात का और अपने कान के नीचे का नहीं रहेगा, ऐसे उलामा को इमामतों के मौके भी नहीं मिल रहे हैं। ये क्या है? ये सरासर यहूदियत है। ये यहूदियत जो यहूदियों के अंदर नस्ल परस्ती, तासुब परस्ती ऐसी कूट कूट के भरी हुई होती थी, आज हमारे जमाने में मुसलमानों में भी ये तासुब परस्ती आ चुकी है। इसीलिए हम अपनी जगह पर फेल है। आज बगावतें क्यों हो रही है मदरसों के अंदर? आज तलबा के अंदर बगावत का मिजाज क्यों पैदा हो रहा है?
आज दीन की मेहनतें करने वालों में बगावतों के मिजाज क्यों पैदा हो रहे हैं? आज उलामा इमामत और तदरीस की लाइनें छोड़कर कंप्यूटर की और दुनिया की लाइनों में और दूसरी लाइनों में क्यों जा रहे हैं? सिर्फ हमारे तासुब परस्ती के अंधेपन की वजह से। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, सीखो, ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताया हूं सीखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल जैसे गुलाम, और वो भी हबशी गुलाम जो काले कलोटे थे, उनको अपना वजीर खजाना बना दिया, उनको इस्लाम का पहला मुअज्जिन बना दिया। फतेह मक्का के बाद में बैतुल्लाह की दीवार पे खड़े रह के अजान देने का हुक्म दिया, और उनकी शान में कुरान ने आयत नाजिल की, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। वो हजरत बिलाल की शान में नाजिल हुई आयत कुरान के अंदर। और हम यहाँ तासुब परस्ती के जहन में, अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए, ये मेरी बिरादरी, ये मेरा खानदान, ये मेरा इलाका, ये मेरे लोग, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कहीं यही तासुब परस्ती का जहर कयामत के दिन मेरे तुम्हारे जहन्नुम में जाने का और दुनिया में बर्बादी का जरिया ना बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।